Great, thank you. Okay. Very good evening to all of you guys. So here we are going to start with the first class of spotting error topic. कल तक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्लासेस कंडक्ट किए हैं. बेसिक्स हमने कवर कर लिया है. कल तक हमने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर चुके हैं जो कि आपकी वर्ड क्लासेस यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूछा जाएगा इन योर अपकमिंग एनडीए एंड सीडीएस 1 2025 एग्जाम. कमिंग बैक टू नाउ स्पॉटिंग एरर्स जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ऑल दीज थ्री एग्जाम्स दैट इज फॉर एनडीए सीडीएस एंड एफकैट 1 2025 एग्जाम्स राइट. तो हम लोग आज क्या करेंगे वी आर गोइंग टू लुक इनटू द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स जिसके बेसिस पे ज्यादातर क्वेश्चंस पूछा जाता है इन स्पॉटिंग एरर या जिस रूल्स के बेसिस से रिलेटेड एरर्स क्वेश्चंस में आपको ज्यादातर दिखेगा. सो आप ऐसा नहीं होगा कि आप इस क्लास के बाद क्या होगा कि मैंने जो आपको रूल्स बताया है बस उस पर आप फोकस करोगे और बाकी कुछ भी रूल्स नहीं पढ़ोगे. ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है. प्लीज डोंट बी इन दिस मिसकंसेप्शन कि मैं जो यहाँ पे आपको क्लास में दिखाऊंगी सिर्फ उसी रूल को पढ़ के जाना है. बिल्कुल नहीं. इस पे आपको स्पेशल फोकस करना है, स्पेशल अटेंशन देना है. रेस्ट ऑल द अदर रूल्स हैव बीन इन डिटेल कवर्ड इन योर कोर्स. ओके. पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज मैंने रूल्स आपको प्रोवाइड किया है. सारे रूल्स को आपको पढ़ना है. इन पे आपको एक्स्ट्रा फोकस करना. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. ठीक है. Now, before I begin, let me show you all the live class schedule for today. Today is 3rd of October. सुबह 8 और 9 बजे हमारे डेली करंट अफेयर्स और डिफेंस अपडेट्स की क्लास हो चुकी है. एसएसबी इंटरव्यू के लिए भी हमारे हर रोज लाइव क्लासेस होते हैं. अक्टूबर बैच के क्लासेस स्टार्ट हो चुका है. आज सेकंड क्लास था ऑन जीडी एंड लेक्चर. एनडीए के लिए आज 3 क्लासेस थे. मैथ्स के क्लासेस एनडीए सीडीएस और एफकैट के लिए आज नहीं हुआ था और मैथ्स के क्लासेस जो है कल से रिज्यूम हो जाएगा और आज का क्लास सैटरडे होगा. ठीक है. सो आप लोगों को पता है कि सैटरडे हमारे क्लासेस नहीं रहते, मंडे टू फ्राइडे होते. बट क्योंकि आज मैथ्स का क्लास नहीं हुआ था इसलिए आज सैटरडे, इस सैटरडे जो है आज का क्लास जो है वो होगा. ठीक है. अच्छा. एनडीए के लिए 3 क्लासेस हुआ था. 11:30 बजे जीके की क्लास हुई थी बाय रूबी मैम. 1 बजे बायोलॉजी का क्लास हुआ था बाय शिवांगी मैम. और अभी मेरे साथ आपका इंग्लिश का क्लास है. सीडीएस के लिए भी 11:30 बजे जीके की क्लास थी रूबी मैम की. 1 बजे था बायोलॉजी का क्लास बाय शिवांगी मैम और मेरे साथ आपका इंग्लिश का क्लास है. फॉर एफकैट ऑल्सो देयर आर 3 क्लासेस टुडे. 10 बजे रूबी मैम की क्लास थी जो कि रीजनिंग क्लास थी और 4 बजे जो था वो है स्टैटिक जीके का क्लास. इट वाज टेकन बाय दिव्यांशु सर. और अभी मेरे साथ आपका लास्ट क्लास है ऑन इंग्लिश. ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. Everyone be ready. And I hope that all of you have already gone through the rules so that you now understand what rule is the most important one. ठीक है. फर्स्ट नंबर 1 हम नाउन के रूल्स के साथ स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल कभी कभी प्रॉपर नाउन्स को हम कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं और कॉमन नाउन की तरह यूज करने के लिए हम प्रॉपर नाउन से पहले द यूज करते हैं. तो ये उस प्रॉपर नाउन की क्वालिटी को समझाता है. जैसे अमिताभ इज द गांधी जी ऑफ आवर क्लास. अमिताभ इज द नेम ऑफ अ स्टूडेंट इन आवर क्लास. और ये अमिताभ जो है, ये जो बंदा है हमारे क्लास का, ये हमारे क्लास का गांधी जी है. नाउ गांधी जी इज अ प्रॉपर नाउन, राइट. इट्स नेम ऑफ वन पर्सन. बट यहाँ पे गांधी जी को कॉमन नाउन की तरह यूज किया जा रहा है बाय यूजिंग द बिफोर गांधी जी. एंड हियर it is meant that Amitabh is not Gandhi of our class. It is meant that Amitabh has all the qualities that Gandhi ji was famous for. What were the qualities Gandhi ji were famous for? Non-violence, ahimsa, है ना. तो हमारे क्लास का गांधी जी अमिताभ है. मतलब हमारे क्लास में अमिताभ के पास वो सेम क्वालिटीज है जो गांधी जी के पास भी था. तो यहाँ पे therefore the proper noun is used as a common noun by using the before it. Okay. Second rule, some nouns exist only in plural form and hence they take a plural verb. इनको देखने में भी प्लूरल होता है और ये हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेता है. What are the words? Gloves, jeans, okay, trousers, shorts, pajamas, binoculars, glasses, scissors, shoes, clothes. इसका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता. यू कैन नॉट से ग्लव इज सिंगुलर, ग्लव्स इज प्लूरल. नो, इसका एक ही फॉर्म होता है. प्लूरल में ही ये यूज होता है, इसी फॉर्म में यूज होता है और हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेता है. ठीक है. ये जो वर्ब यूज करेगा इसके बाद प्लूरल ही यूज होगा, नॉट सिंगुलर वर्ब. नेक्स्ट, सम नाउन्स सीम टू बी प्लूरल
but are actually singular and hence they take singular verbs. दिखने में plural होता है but actual में वो singular nouns है और इसीलिए singular verb use करते हैं. जैसे news, physics, very important, statistics, economics, gymnastics, aerobics, measles, mumps, headquarters, even politics. They look plural because they have all s at the end, but they are actually singular and therefore इसके बाद आपको singular verb की use करना पड़ेगा इन nouns को समझाने के लिए. ठीक है? Next, very importantly, uncountable and abstract nouns are always singular and they always take singular verbs. I think मैंने ये already आपको कहा था क्योंकि uncountable noun का कोई भी plural form नहीं होता है ना, क्योंकि उसको तो आप count ही नहीं कर सकते. इसलिए uncountable noun जैसे milk, sugar, hair, आप इसको milks, sugars, hairs नहीं बोल सकते, right? They will be used in singular form and they will take singular verb. Similarly, abstract nouns जैसे honesty, friendship, beauty, ये भी आप honesties, friendships नहीं बोल सकते. They will always be used in singular form and they will take singular verb. Okay? Next, very very important, ये अच्छे से समझ लो. इसके बेसिस पे, इस पर्टिकुलर रूल के बेसिस पे जो भी क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर में आता है यूजुअली कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होगा आंसर. ठीक है, तो आज मैं आपको ये रूल समझा रही हूँ. whenever you will get a phrase which is connected by of and it is used as subject of the sentence, it will take up verb according to its number. For example, the price of tomatoes has gone through the roof in the last 2 weeks. Subject यहाँ पे क्या है? The price of tomatoes. एक phrase है जो कि of से connected है. Now, जो verb use होगा इस subject के बाद वो of से आने वाले पहला जो word है वो singular है या plural है उसके बेसिस पे होगा. जैसे of से पहले क्या है हमारा? नाउन प्राइस, सिंगुलर है इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर है. ओके, द प्राइस ऑफ टमेटोज हैज गॉन थ्रू द रूफ इन द लास्ट 2 वीक्स. अगर ऑफ से पहले नाउन जो है वो प्लूरल आता तो वर्ब भी प्लूरल होता. जैसे all the cars of his company were sold at a high price. Look at the subject. What is the subject? All the cars of his company. ये subject है, phrase है, right? जो कि ऑफ से जुड़ा हुआ है. अब ऑफ से आने वाले पहला जो नाउन है उसके नंबर के अनुसार वर्ब यूज होगा. सो ऑफ से आने वाला पहला नाउन क्या है? कार्स. कार्स इज व्हाट? प्लूरल. इसीलिए वर्ब भी प्लूरल होगा. वर सोल्ड एट अ हाई प्राइस. दिस इज एन इंपॉर्टेंट रूल, प्लीज रिमेंबर इट. ओके, नेक्स्ट, some nouns like indicate the measurements like the number, length, money, weight, etc. like 100, 1000, acre, kilometer, meter, pounds, okay, will remain singular when they are preceded by definite numbers or numerals and will become plural when they are preceded by indefinite numerals. इसको अच्छे से समझ जाइए. कोई भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो डिस्टेंस नाप रहा है जैसे किलोमीटर हो गया, एकर्स हो गया, वेट नाप रहा है जैसे ग्राम्स, किलोग्राम्स, ओके, अमाउंट ऑफ मनी नाप रहा है जैसे रुपीस, ओके, पाउंड्स, डॉलर्स, ओके. इससे पहले अगर कोई फिक्स्ड नंबर आता है तो वर्ब सिंगुलर होगा. जैसे 15 किलोमीटर्स is the distance between my house and school. Kilometers is the unit of measurement, measuring distance. इससे पहले फिक्स नंबर आ रहा है 15, इसीलिए वर्ब सिंगुलर होगा. लेकिन अगर इन्हीं यूनिट ऑफ मेजरमेंट से पहले इनडेफिनिट न्यूमरल्स आता है जैसे many, much, several, ओके, तब ये कोई फिक्स नंबर नहीं बताता, तब उस केस में वर्ब विल बी plural. जैसे several kilometers were traveled by the tiger in search of his mate. Kilometers है, same unit of measurement is used to measure distance, but उससे पहले indefinite numerals आ रहा है. several, fixed number नहीं पता, इसीलिए verb क्या हुआ?
प्लूरल हो गया, वर रादर। ओके, नेक्स्ट, some nouns are there which have the same form both in singular and plural, जैसे sheep, one sheep, 10 sheep, आप 10 sheeps नहीं बोल सकते। Furniture, one piece of furniture, 100 pieces of furniture, you will not say furnitures। Similarly luggage, crew, jury, ये कुछ ऐसे words है जो सेम फॉर्म में ही रहता है, चाहे आप उसको सिंगुलर वे में यूज करो या प्लूरल फॉर्म। ओके, देन अगर कोई भी वर्क ऑफ आर्ट के नाम पे या किसी बुक के टाइटल में या किसी मूवी के टाइटल में द नाउन इज प्लूरल, इन दैट केस चाहे वो प्लूरल क्यों भी ना हो, आपका जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर होगा, क्योंकि एक ही बुक का टाइटल है। फॉर एग्जाम्पल मालगुडी डेज, यू मस्ट हैव हर्ड दिस बुक, इट्स वन ऑफ द फेमस story short story collection written by R.K. Narayan, right? It's the name of one book, one collection, but look at the name Malgudi Days, plural आ रहा है ना, days is plural, तो आप ये नहीं लिख सकते Malgudi Days are a collection of short stories written by R.K. Narayan, no, no matter what the name is, it's still the name of one book. Therefore, the verb will be singular. So it will be Malguni Days is a collection of short stories written by R.K. Narayan. Okay? Acha. Now this is important. When two or more singular nouns are joined by and are preceded by each and every, the pronoun must be singular. अगर दो सिंगुलर नाउन है और वो एंड से जुड़ रहा है और हर एक नाउन से पहले या तो ईच है या तो एवरी है, तो उसका जो प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर ही होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोनाउन हियर, नॉट वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, ईच डॉग एंड ईच कैट वॉज गिवन फूड डेली इन इट्स लोकेलिटी, मान लो इन इट्स लोकेलिटी, ठीक है। प्रोनाउन इसका सिंगुलर होगा और वर्ब भी इसका सिंगुलर होगा, इसीलिए वॉज यूज हो रहा है। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज गिवन अ चॉकलेट और वॉज गिवन एन अवार्ड फॉर हिज और हर परफॉर्मेंस। तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। क्लियर? अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है, अगर ईच या एवरी दो सिंगुलर नाउन से पहले नहीं आता है एंड दे आर कनेक्टेड बाय एंड, देन व्हाट विल बी द वर्ब? विल इट बी सिंगुलर स्टिल और विल इट बी प्लूरल? एनीवन कैन टेल मी? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से राम एंड श्याम, टू सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय एंड, इसके बाद क्या वर्ब यूज होगा? सिंगुलर वर्ब यूज होगा या प्लूरल यूज होगा? यस, वेरी गुड। अगर दो सिंगुलर नाउन एंड के साथ ज्वाइन हो रहा है तो ऑफ कोर्स दे आर प्लूरल, सो उसके बाद प्लूरल वर्ब यूज होगा और प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। लेकिन गेम तभी पलट रहा है जब दो सिंगुलर नाउन से पहले ईच आ रहा है या एवरी आ रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा? प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा। ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, when two or more singular nouns are joined by either or, neither nor, the verb and pronoun will also be singular. ठीक है, अगर दो सिंगुलर नाउन से पहले either और आ रहा है तब भी प्रोनाउन सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा। ठीक है, अगर neither nor आ रहा है तब भी वर्ब सिंगुलर होगा, प्रोनाउन सिंगुलर होगा। जैसे either सीता और कमला was unhappy about her grades, देखिए प्रोनाउन भी सिंगुलर है, हर है, और वर्ब भी सिंगुलर है, was है। नीदर सीता नॉर कमला is at home. Okay, we will not say are at home, that will be wrong, is at home. Clear? नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट, व्हेन अ सिंगुलर नाउन, अब देखो थोड़ा सा डिफरेंट है।
अभी तक हम लोग सिंगुलर नाउन्स अगर जुड़ रहा है एंड से, इधर और से, नीदर नॉट से, तो उसके बारे में बात करें। क्या हो गया, अब नाउन्स का नंबर चेंज हो गया। एक होगा सिंगुलर नाउन, दूसरा होगा प्लूरल नाउन। अगर ये कंबाइन कर गया तो और से या इधर और से या नीदर नॉट से, तब क्या होगा, तब सिंगुलर नाउन जो होगा वो पहले यूज होगा। ठीक है, जैसे सिंगुलर नाउन और फिर प्लूरल नाउन, या ईदर सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, नीदर सिंगुलर नाउन नॉर प्लूरल नाउन। ओके, और उसका जो वर्ब और प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा। ऐसा क्यों, बिकॉज द वर्ब एंड द प्रोनाउन विल मैच इट्स नियरेस्ट सब्जेक्ट। ओके, जैसे देखो, ईदर राजू और हिज फ्रेंड्स, पहले सिंगुलर यूज हो रहा है, राजू इज सिंगुलर, उसके बाद और के बाद प्लूरल यूज हो रहा है, यस हिज फ्रेंड्स। सो अब वर्ब किसको फॉलो करेगा, इस सबसे नियरेस्ट नाउन को। सो सबसे नियरेस्ट नाउन क्या है, और के बाद जो प्लूरल नाउन आ रहा है, इसीलिए द वर्ब विल ऑल्सो बी प्लूरल। आर प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज, प्रोनाउन विल ऑल्सो बी प्लूरल देयर। क्लियर। नेक्स्ट, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ रहा है और आर्टिकल द सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नाउन से पहले यूज किया गया है, तब समझ लेना है आपको कि ये जो दो सिंगुलर नाउन है, एक्चुअली ये एक ही इंसान या एक ही एनिमल या एक ही थिंग को समझाया जा रहा है, और इस वजह से द वर्ब एंड द प्रोनाउन विल बी सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोफेसर एंड जर्नलिस्ट, दो सिंगुलर नाउन है, प्रोफेसर जर्नलिस्ट, एंड से जुड़ रहा है और सिर्फ फर्स्ट नाउन से पहले द का इस्तेमाल हो रहा है, यानी द प्रोफेसर एंड जर्नलिस्ट एक ही इंसान है। वो इंसान प्रोफेसर भी है, वो इंसान जर्नलिस्ट भी है, एक ही इंसान को समझाया जा रहा है। इसीलिए जो वर्ब हम यूज करेंगे वो सिंगुलर होगा, प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। सो इट विल बी द प्रोफेसर एंड जर्नलिस्ट इज फेमस, सिंगुलर वर्ब, फॉर हिज चार्मिंग पर्सनालिटी, सिंगुलर प्रोनाउन। अब क्या होगा अगर द दोनों नाउन से पहले यूज किया गया तो, अगर मैं कहूं द प्रोफेसर एंड द जर्नलिस्ट, तब आपको समझना है कि ये दो अलग इंसान हैं, they are not the same person or thing or animal or whoever it is. Okay, that means the professor is somebody else and the journalist is somebody else. इस केस में ऑफ कोर्स क्या होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा, प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। ओके, सो इट विल बी द प्रोफेसर एंड द जर्नलिस्ट were busy, plural verb, in their conversation, plural pronoun। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है इस रूल को लेके गलतियां करते हैं। आई होप ये रूल आपके लिए क्लियर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम आते हैं थोड़ा सा प्रोनाउन के रूल पे। ओके, आई कुड सी समबडी इज राइटिंग इन द चैट। ओके, अब हम आते हैं प्रोनाउन के रूल पे। दिस इज रिगार्डिंग द सीक्वेंस और द ऑर्डर इन विच वी हैव टू यूज प्रोनाउंस if they are used in three persons, first person, second person, third person। आपको पता है फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सा प्रोनाउन आता है, आई आता है, वी आता है ना, सेकेंड पर्सन में यू आता है, और थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, दे, राइट। तो अगर ये तीनों पर्सन ऑफ प्रोनाउंस आर यूज टुगेदर इन अ सेंटेंस, तो कौन सा पहले लिखेंगे, कौन सा बाद में आएगा, सीक्वेंस क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा। अगर आप इन तीनों प्रोनाउंस को यूज कर रहे हैं तो कन्फेस अ फॉल्ट, कोई गलती कन्फेस करने के लिए, या फिर कोई नेगेटिव आइडिया बता रहा है, तो हम इन्हें 1 2 3 फॉर्मेट में यूज करेंगे। मतलब पहले फर्स्ट पर्सन यूज करेंगे, फिर सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, आई, यू एंड ही आर इन द रॉन्ग एंड विल बी पनिश्ड। मैं, आप और वो तीनों गलत थे और हमें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अब अगर ये कोई पॉजिटिव चीज के बारे में बात कर रहा हो या कोई जनरल चीज, ठीक है, जिसमें कोई नेगेटिविटी ना हो, इस केस में हम किस ऑर्डर में यूज करेंगे इन तीन पर्सन को, 2 3 1 ऑर्डर। पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। सो इट विल बी यू, ही एंड आई विल गेट एन अवार्ड फॉर द गुड वर्क वी हैव डन। हमने एक अच्छा काम किया है और हमें एक अवार्ड मिलना चाहिए। किस ऑर्डर में, आप, वो और मैं। ठीक है, सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट पर्सन। ओके,
Right. Next. If the collective noun is viewed as a whole, the pronoun must be in singular number and the verb will also be in singular number. But if the collective noun expresses individual views or difference of opinion, the pronoun will be plural and the verb will also be plural. इसको समझ लीजिए क्या है। कुछ कलेक्टिव नाउन्स है, जैसे जूरी हो गया, ग्रुप हो गया, कमिटी हो गया, दीज आर कलेक्टिव नाउन्स। अगर ये कोई भी चीज कलेक्टिवली डिसाइड करते हैं एक साथ मिलके, मतलब अग्रीमेंट दिखे आपको, तब ये हमेशा सिंगुलर नंबर के हिसाब से यूज होता है और इसीलिए इसके बाद जो वर्ब या प्रोनाउन आप यूज करोगे वो सिंगुलर होगा। जैसे द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, यहाँ पे जूरी एक साथ मिलके वर्डिक्ट दिया, ठीक है, एक वर्डिक्ट पास किया, अपना अग्रीमेंट बताया क्या है उनका डिसीजन। तो इसीलिए देखो वर्ब भी सिंगुलर हैज, प्रोनाउन भी सिंगुलर इट्स। लेकिन अगर कभी भी इस कलेक्टिव नाउन के अंदर इंडिविजुअलिटी दिखे कि कोई अग्री कर रहा है, कोई डिसअग्री कर रहा है, झगड़ा लग हो गया, डिसअग्रीमेंट हो रहा है, डिफरेंट ओपिनियंस हो रहा है, तब ये हमेशा प्लूरल हो जाता है और वर्ब भी प्लूरल होता है, प्रोनाउन भी प्लूरल होता है। जैसे देखो द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, सेंस मिल रहा है कि अपने ओपिनियन को लेके वो लोग डिवाइडेड है, देयर इज नो अग्रीमेंट, देयर इज नो म्यूचुअल अग्रीमेंट या नो कंसेंसस। सो इस केस में क्या होगा, द कलेक्टिव नाउन विल टेक प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल प्रोनाउन, सो इट विल बी द जूरी वर डिवाइडेड, word is plural in their opinions, plural pronoun. Okay, next, very important 3 star for this particular rule. Sometimes two subjects of different number, मतलब एक singular subject होगा और एक plural subject होगा, when they are joined by words, what are the words, note the words, with, along with, as well as, in addition to, except, together with, no less than, besides, not, including, अगर ये बीच में आ गया और दो डिफरेंट नंबर के नाउन्स जुड़ रहा है, ठीक है, या दो डिफरेंट नंबर के सब्जेक्ट्स जुड़ रहे हैं, एक सिंगुलर एक प्लूरल है, तो द वर्ब विल फॉलो इट्स फर्स्ट सब्जेक्ट, यानी इन वर्ड से पहले जो नाउन यूज होगा या प्रोनाउन यूज होगा उस नंबर के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगा। जैसे द पॉलिटिशियन अलोंग विद द न्यूजमैन इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली, देखो अलोंग विद आ रहा है बीच में, दो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आर जॉइंट, वन इज पॉलिटिशियन विच इज सिंगुलर और उसके बाद आ रहा है न्यूजमैन जो प्लूरल है, न्यूजमैन, मैन इज प्लूरल, राइट। तो वर्ब किसको फॉलो करेगा, जो अलोंग विथ से पहले यूज हो रहा है, पॉलिटिशियन को फॉलो करेगा, पॉलिटिशियन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली। अब अगर इससे पहले प्लूरल होता तो जैसे द मैन, ओके मान लो यहाँ पे द मैन एज वेल एज देयर बॉस, देयर मैनेजर, मान लो ऐसे आ गया, द मेन एज वेल एज देयर मैनेजर। अब देखो एज वेल एज जुड़ रहा है दो डिफरेंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट को, एक आ रहा है प्लूरल द मेन, दूसरा आ रहा है देयर मैनेजर, मैनेजर एक ही है सिंगुलर, तो फिर इस केस में किसको फॉलो करेगा वर्ब, जो एज वेल एज से पहले आ रहा है, पहले क्या आ रहा था मेन, मेन इज प्लूरल, इसीलिए वर्ब विल ऑल्सो बी प्लूरल, द मेन एज वेल एज देयर मैनेजर वर इनवाइटेड टू डिनर, राइट। अच्छा नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, सारे इंपॉर्टेंट है एक्चुअली क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट रूल्स ही आपके साथ आज डिस्कस कर रही हूँ। अगर सेंटेंस सबजंक्टिव मूड में हो, व्हाट इज सबजंक्टिव मूड, व्हेन इट इज टॉकिंग अबाउट समथिंग इमेजिनरी जो कभी नहीं होगा, समथिंग हाइपोथेटिकल, समथिंग विशफुल, काश मैं पंछी होती, काश आज सैटरडे होता, अगर मैं आपके जगह होती, ये कभी नहीं होगा ना, राइट। टुडे इज व्हाट, थर्सडे, तो अगर मैं बोलती काश आज सैटरडे होता, तो आज आज सैटरडे तो नहीं हो सकता कभी भी। अगर मैं बोली काश मैं पंछी होती, तो मैं कभी इस जन्म में पंछी बन पाऊंगी नहीं। अगर मैं कहूँ काश मैं आप होती,
या मैं अगर आपकी जगह होती तो मैं आपकी जगह कभी आ नहीं पाऊंगी. सो दीज आर ऑल हाइपोथेटिकल imaginary sentences and therefore it is called the sentence is in subjunctive mood. Subjunctive mood कहते हैं. अगर ऐसा है तो certain rules are followed. What are the rules? जो वर्ब यूज होगा सब्जेक्ट के साथ वो वर्ब इन्वर्टेड होगा. मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब होगा प्लूरल. नंबर वन. नंबर टू, the verb will be in past tense, simple past. ओके जैसे आई विश इट वर फ्राइडे. नॉर्मली हम क्या लिखते हैं? आई विश इट वॉज फ्राइडे, है ना. इट के साथ तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करते वॉज. लेकिन क्योंकि ये एक सब्जंक्टिव मूड में है, मैं मैं सोच रही हूँ कि आज अगर फ्राइडे होता, पर है तो नहीं आज फ्राइडे. सो इट इज इन सब्जंक्टिव मूड, इसीलिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इट है. लेकिन क्या वर्ब यूज हो रहा है? प्लूरल वर्ब और सिंपल पास्ट में है. सो इट विल बी इट वर फ्राइडे. इफ आई वर यू, अगर मैं आपके जगह होती, कभी नहीं होंगी पर अगर मैं आपके जगह होती, आई वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड द इनविटेशन. मैं ये इनविटेशन नहीं एक्सेप्ट करती. सेंटेंस भी पास्ट में चला जाएगा. अगर मैं आप होती तो मैं ये कभी नहीं करती, तो मैं कभी वहां नहीं जाती, मैं इससे बात नहीं करती, वॉट एवर. तो पास्ट में ही पूरा सेंटेंस हो जाए. ठीक है. एंड यू कुड अगेन सी हियर आई के साथ वॉज यूज होता, लेकिन आई सिंगुलर है, इसके साथ हम क्या यूज कर रहे हैं? इन्वर्टेड वर्ब, प्लूरल एंड इन सिंपल पास्ट वर्ब. ओके. बहुत ही कॉमन स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन आता है इस पर्टिकुलर रूल के बेसिस पे, सब्जंक्टिव मूड के बेसिस पे. नेक्स्ट वन अगेन इंपॉर्टेंट. इसको हम कहेंगे वन ऑफ रूल्स, वन ऑफ का रूल. इसका दो रूल है. ठीक है. वन ऑफ का मतलब क्या है? अगर मैं यूज करती हूँ वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ऐसे मैं बोलती हूँ, इसका मतलब है दैट देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनमें से एक. ठीक है, ये आपको पता होगा. तो अगर मैं ऐसे कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट ने कुछ किया, तो नॉर्मल कॉमन सेंस है कि हमारा वर्ब या प्रोनाउन जो यूज होगा वो सिंगुलर होगा. क्योंकि बहुतों में से मैं एक के बारे में बोल रही हूँ, बहुत तो है लेकिन उनमें से एक के बारे में यहाँ यहाँ मैं बात कर रही हूँ. तो क्योंकि एक है उनमें से, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर, प्रोनाउन भी सिंगुलर. ठीक है. जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज कॉट चीटिंग इन द एग्जाम. देखो, वन ऑफ के बाद हमेशा फॉर्मूला है, वन ऑफ के बाद द का इस्तेमाल होगा और उसके बाद प्लूरल नाउन का इस्तेमाल होगा. स्टूडेंट्स, वी विल नॉट से वन ऑफ द स्टूडेंट, क्योंकि वही सेंस बनता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक, तो ऑफ कोर्स द नाउन विल बी प्लूरल, राइट. और उसके बाद द वर्ब विल बी सिंगुलर, क्योंकि एक के बारे में बात हो रहा है. प्रोनाउन अगर होता वो भी सिंगुलर होता है. ओके. मान लो यहाँ पे द के जगह हिज आता है, इन हिज एग्जाम हो सकता है. ओके. यू कैन नॉट से इन देयर एग्जाम. क्लियर. अब सेकेंड रूल रिलेटेड टू वन ऑफ. देयर विल बी अ गेम चेंजर. कहा? अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, कहाँ आएगा? वन ऑफ, उसके बाद द का इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद प्लूरल नाउन का इस्तेमाल हो रहा है, यहां तक ठीक था. अचानक से रिलेटिव प्रोनाउन आ गया. व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन? हु, whom, which, that, whose. ये आ गया तो क्या होगा? द वर्ब विल बी प्लूरल, द प्रोनाउन विल बी प्लूरल. जैसे ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया हु. इसके बाद क्या हो जाएगा? देखो, वर्ब प्लूरल हो गया, हैव नेवर चीटेड इन एग्जाम्स. और अगर प्रोनाउन आता वो भी प्लूरल हो जाता, हैव नेवर चीटेड इन देयर एग्जाम्स. मान लो देयर यूज होता तब. ठीक है, क्लियर है. दीज टू रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. रिलेटिव प्रोनाउन अगर नहीं आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब सिंगुलर प्रोनाउन यूज होगा. रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो उल्टा हो जाएगा, प्लूरल वर्ब प्लूरल प्रोनाउन. इस तरह आप याद रख सकते. ओके. नेक्स्ट, अब हम थोड़ा सा जिरांट के रिलेटेड रूल्स देखेंगे. एक चीज याद रखना, स्पॉटिंग एरर में यूजुअली
जिरंड रिलेटेड रूल नहीं आता है, मतलब जिरंड रिलेटेड स्पॉटिंग एरर्स नहीं आता है। अगर आता है तो मैं जो आपको रूल यहाँ पे दिखाऊंगी इसके बेस पे ही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। Gerunds are always used after certain phrases or verbs. इस verbs या phrases को थोड़ा मेमोराइज कर लेना। What are the verbs? Avoid, mind, detest, can't help, phrase आ गया, can't bear, resist, enjoy, resent, stop, start, postpone, defer, prefer, consider, practice, finish, risk, pardon, excuse, forgive, it is no use or it is no good। इस फ्रेज के बाद भी जिरंड आएगा। प्रपोज, मिस, इमेजिन, रिग्रेट, एंटिसिपेट, लव, लाइक, हेट, डिसलाइक, कंटिन्यू, गिव अप, पुट ऑफ, सेट अबाउट, लुक फॉरवर्ड टू, वेरी इंपॉर्टेंट, go along with, very important, fill up to, end up, also very important, go around, adapt to। इनके बाद जिरांड का इस्तेमाल होता है, मतलब वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल होगा। इनके बाद इन्फिनिटिव्स, व्हाट आर इन्फिनिटिव्स? टू प्लस V1, इसका इस्तेमाल कभी भी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, दे लव टॉकिंग टू ईच अदर इवन एट लेट नाइट। लव के बाद वर्ड प्लस आईएनजी जिरंट का यूज हो रहा है, आप कभी भी नहीं लिख सकते दे लव टू टॉक टू ईच अदर इवन एट लेट नाइट, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा। ही गेव अप स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आफ्टर अ हार्ट अटैक, गेव अप के बाद यूज हो रहा है, ठीक है। यू कैन नॉट से ही गेव अप टू स्मोक एंड टू ड्रिंक आफ्टर अ हार्ट अटैक, infinitives will not be used, it will be incorrect। इनको बस आप मेमोराइज कर लें, ठीक है। जस्ट मेमोराइज द वर्ब्स और द फ्रेजेस। नेक्स्ट, another rule on which a gerund related question can come, if you want to use a gerund with a noun or a pronoun, अगर कोई नाउन को समझाने के लिए आप gerund यूज करना चाहते हो या प्रोनाउन के रिलेटेड करना चाहते हो, तो वो नाउन या प्रोनाउन हमेशा पॉजिटिव केस में यूज होगा। यानी अगर नाउन को पॉजिटिव बनाना है तो आप अपोस्ट्रोफी एस यूज करोगे इन ऑर्डर टू मेक इट पॉजिटिव, और अगर आपको प्रोनाउन को पॉजिटिव बनाना है तो यू विल यूज इट एज पॉजिटिव एडजेक्टिव, like mine, our, your, his, her, their, and so on. For example, we appreciate our children's performing well in the class. Gerund performing, यहाँ पे noun, कौन सा noun? Our children, children के साथ relate करके यूज किया जा रहा है, ठीक है। हमारे बच्चों के परफॉर्म करने पर हम अप्रिशिएट करते हैं क्लास, है ना, ये बताया जा रहा है। तो जिरंड इज यूज्ड इन रिलेटेड टू द नाउन, इसीलिए नाउन को पॉजिटिव बनाया गया अपोस्ट्रोफी एस ऐड करके, आर चिल्ड्रंस परफॉर्मिंग। और अगर हम प्रोनाउन को रिलेट करना चाहते हैं तो क्या होगा? वी विल यूज इट एज पॉजिटिव एडजेक्टिव, लाइक दे पोस्टपोन्ड हिज गोइंग टू अमेरिका फॉर अ पर्सनल रीजन। क्या करेंगे ना, वो स्पॉटिंग एरर में देंगे दे पोस्टपोन्ड हिम गोइंग टू अमेरिका फॉर अ पर्सनल रीजन, इसको ना वो ऑब्जेक्टिव केस में बना देंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बना देंगे। तो ये आपको पॉइंट आउट करना है कि ये गलत है, ये पॉजिटिव यूज होगा, हिज यूज होगा, हम इसको ऑब्जेक्टिव केस में नहीं यूज कर सकते। या सब्जेक्टिव कर देंगे ही गोइंग टू अमेरिका, ये भी गलत होगा, ठीक है। इस तरह के स्पॉटिंग एरर की चीजें आपको देते हैं रिलेटेड टू जिरंड। जो मैंने आपके साथ ये दो रूल डिस्कस किए जिरंड के रिलेटेड, यही दो रूल के बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ओके। अब हम चलते हैं थोड़ा सा टेंस की ओर, ठीक है। अच्छा, यहां तक किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट स्टिल नाउ? यू कैन ऑल्सो राइट इन द चैट गाइस, अगर कोई भी किसी को डाउट है यहां तक आप चैट में लिख सकते हैं। क्लियर है? ओके। एनी अदर पर्सन हियर हु इज हैविंग डाउट्स? We have covered noun, pronoun, verbs also along with it, gerund. Okay, great. अब हम थोड़ा टेंस की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। Already this table is provided in your course inside the lectures. You must have seen it. मैं एक बार आप लोगों को फिर से इंपॉर्टेंट चीजें बता देती हूँ, क्योंकि टेंस के रिलेटेड जो स्पॉटिंग एरर्स बहुत ज्यादा आते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट रिलेटेड स्पॉटिंग एरर्स बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। सो यू शुड नो। अच्छा, सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है कहाँ कहाँ? जब कोई आप एक्शन के बारे में बात कर रहे हो, जो वेरी इंपॉर्टेंटली मार्केट,
पास्ट में किसी डेफिनेट टाइम में फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि लास्ट नाइट, कल रात को ही वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, सो लास्ट नाइट इज अ डेफिनिट टाइम इन द पास्ट. So here we are going to use simple past. He did his homework last night. Okay? अच्छा, कोई हैबिट पास्ट हैबिट समझाने के लिए यूज किया जाता है. पास्ट में कोई एक चीज हैबिट की तरह था. जैसे एज अ चाइल्ड माई पेरेंट्स ऑफन टुक मी टू मैजिक शोज. जब मैं बच्ची थी मेरे पेरेंट्स मुझे, पास्ट हैबिट था उनका, बहुत बार मैजिक शोज लेकर, मैजिक शोज पे लेकर जाते थे. तो यहाँ पे भी सिंपल पास्ट यूज हो रहा है, टुक. ठीक है, तो पास्ट हैबिट समझाने के लिए कुछ वर्ड्स यूज किया जाता है. इससे आपको पता लग जाएगा कि इट इज टॉकिंग अबाउट पास्ट हैबिट्स. व्हाट आर द वर्ड्स? ऑफन, seldom, never, normally, generally, always, frequently, rarely, daily and used to. ठीक है. अच्छा, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके बाद हमेशा सिंपल पास्ट टेंस आपको यूज करना ही पड़ेगा. इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम वी स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इनजस्टिसेस. टाइम आ चुका है कि अब हम इनजस्टिसेस के खिलाफ प्रोटेस्ट करें. ठीक है, तो इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है. इसके बाद हम जो वर्ब यूज कर रहे हैं वो सिंपल पास्ट में होगा. वी आर नॉट गोइंग टू यूज इट इन प्रेजेंट. ओके, इट विल बी वी स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इनजस्टिसेस. ओके, इस पे बात आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस. पास्ट कंटिन्यूअस यू नो, अगर पास्ट में कोई कुछ टाइम तक कोई चीज चल रहा था, कोई एक्शन चल रहा था, तो हम पास्ट कंटिन्यूअस यूज कर सकते हैं. जैसे व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस ही वाज स्लीपिंग. जब मैं उसके घर गई वो सो रहा है. ठीक है, दैट यू ऑलरेडी नो. अगर पास्ट में कोई ऐसा हैबिट था जो परसिस्टेंट था, वो जो जा ही नहीं रहा था, ठीक है, बहुत देर तक वो हैबिट चला, तो आप पास्ट कंटिन्यूअस यूज कर सकते हो. नाउ आई विल पॉइंट आउट some of the functions where you can use past tense also, that is simple past also, past continuous also. Just this is one of them. She was always jogging in the park alone. पार्क में वो हमेशा अकेले जॉग करती थी. ये उसका पास्ट हैबिट था. अब आप बोलोगे मैम अभी तो आपने कहा कि पास्ट हैबिट्स के लिए हम सिंपल पास्ट यूज कर सकते हैं. बिल्कुल सही, इसके लिए भी आप सिंपल पास्ट यूज कर सकते हो. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग she was always jogging in the park alone, you can say she used to jog in the park alone or she jogged in the park alone. पास्ट टेंस यूज कर दिया, जॉग. ठीक है, नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट मैंने आपको समझाया था, एक्शन दैट बिगैन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट. पास्ट में किसी टाइम से पहले कोई भी एक्शन जो स्टार्ट हो चुका था उसको समझाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं. जैसे आई हैड स्टार्टेड दिस बिजनेस बिफोर आई इवन शिफ्टेड टू मुंबई 2 years ago. मैं 2 साल पहले मुंबई शिफ्ट की थी और शिफ्ट करने से पहले से ही मैं बिजनेस वहां स्टार्ट कर चुकी थी. सो इसीलिए पास्ट परफेक्ट मैंने यूज किया, आई हैड स्टार्टेड दिस बिजनेस. ओके, नाउ कोई भी एक एक्शन जो दूसरे एक्शन से पहले ही कंप्लीट हो चुका है इन द पास्ट ऑफ कोर्स, उसके लिए भी हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं. ये भी मैंने समझाया था आपको. जैसे प्रवीण हैड ऑलरेडी रीच्ड हिज डेस्टिनेशन व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग. दो हुआ था इवेंट पास्ट में, बारिश हुआ था और प्रवीण अपने डेस्टिनेशन पहुंच गया था. और बारिश स्टार्ट होने से पहले ही प्रवीण पहुंच गया था, ऑलरेडी कंप्लीट हो गया था वो इवेंट, है ना. तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज किया है. प्रवीण हैड ऑलरेडी रीच्ड हिज डेस्टिनेशन व्हेन इट स्टार्टेड रेन. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहाँ यूज होता है? जब कोई भी एक्शन पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम में स्टार्ट हुआ और पास्ट में कोई एक एक्शन तक वो स्टिल चल रहा था. आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 hours when my mother called me. ये भी मैंने आपको समझाया, पास्ट में मेरी मम्मी कॉल की थी मुझे, तब तक इससे पहले मैं पढ़ना स्टार्ट की थी, 3 घंटे तक मैं पढ़ रही थी, तब भी मैं पढ़ रही थी जब मेरी मम्मी ने मुझे कॉल की. ओके, अच्छा, नेक्स्ट अब हम आते हैं सिंपल प्रेजेंट पे. सिंपल प्रेजेंट कोई हैबिट समझाने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे ही गोज फॉर जॉगिंग एवरी मॉर्निंग. यूनिवर्सल ट्रूथ समझाने के लिए यूज करते हैं, दिस यू ऑलरेडी नो, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट. कोटेशंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं. पोप सेज अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग. अब आप बोलोगे मैम पोप तो बहुत पहले ही गुजर गए हैं, तो हम सेज क्यों बोल रहे हैं?
बिकॉज वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन. इट हैज नथिंग टू डू दैट जिन्होंने कहा है वो अभी जिंदा है या नहीं. ठीक है, कोटेशन से पहले आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर सकते हैं. अब हम आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे. मैं जब बात कर रही हूँ उस समय अगर कुछ चल रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं. जैसे यू आर लिसनिंग टू मी, आई एम स्पीकिंग टू यू, आई एम टीचिंग यू. ठीक है, कोई भी टेम्पररी एक्शन जो अभी बोलने के टाइम पे नहीं चल रहा है पर आजकल चल रहा है, जैसे यू आर ऑल प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स, राइट. या फिर मान लो आप किसी के घर गए हो, आपके दोस्त के घर गए हो या अपने रिश्तेदार के घर गए हो, तो वो पूछते हैं ना रिश्तेदार की आजकल क्या चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग नाउ डेज. सो यू कैन से आई एम करेंटली प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम. इसका मतलब थोड़ी ऐसा है कि आप वहां जाके बैठ के मैथ्स प्रैक्टिस कर रहे हो या इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ऐसा नहीं. मतलब आजकल ये चल रहा है, नॉट नेसेसरीली जब ये बात बोल रहे हो आप तो आप वो सेम काम कर रहे हो. ठीक है, नियर फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं. नियर फ्यूचर मतलब जो बहुत जल्दी होने वाला है. जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक में ही मैं दिल्ली जाऊंगी. सो यहाँ पे देखो, अब आप बोलोगे मैम फ्यूचर नहीं बोल सकते क्या, आई विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, बिल्कुल बोल सकते हो, बट यू कैन ऑल्सो यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस बिकॉज इट इज नियर फ्यूचर, इट इज गोइंग टू हैपन सून, राइट. प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट हम यूज करते हैं जब कोई भी चीज जस्ट अभी अभी हो गया है. जैसे ही हैज जस्ट गॉन आउट फॉर शॉपिंग. आपके दोस्त आपके घर आए हैं आपसे मिलने. ठीक है, आपकी मम्मी बोल रही है अरे अभी अभी तो वो बाहर चला गया, ही हैज गॉन आउट अ मोमेंट बैक, है ना. तो वो आप जो चीज अभी अभी हुआ है वो समझाने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हो. प्रेजेंट परफेक्ट जो कोई भी पास्ट में कोई चीज हो चुका है वो समझाने के लिए यूज करते हैं, बट देर इज अ कंडीशन, देयर शुड नॉट बी एनी डेफिनिट टाइम मेंशन. क्योंकि अगर पास्ट में आप डेफिनिट टाइम मेंशन करते हो तो हम कौन सा टेंस यूज करेंगे. लेट मी नो इन द chat. If you are mentioning about a definite time in the past, then what tense we are going to use? बताओ, अभी अभी पढ़ाया मैंने. पास्ट में अगर कोई डेफिनिट टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, मान लो कल मेरा दोस्त मेरे घर आया, व्हाट विल आई से, माई फ्रेंड डैश टू माई हाउस यस्टरडे. क्या बोलूंगी मैं, बताओ जल्दी, अभी तो पढ़ाया मैंने. सिंपल पास्ट, सो इट विल बी माई फ्रेंड केम टू माई हाउस यस्टरडे. लेकिन अगर मैं सिर्फ बोलती हूँ मेरे फ्रेंड मेरा घर आया है, मैं कोई टाइम के बारे में नहीं बोल रही, कब आया, कल आया या परसों आया या लास्ट मंथ आया. When I'm not mentioning any definite time in the past, in that case I can use present perfect. I can say my friend has come to my house, where because there is no definite time that is mentioned in the past. जैसे ही मैं पास्ट की डेफिनेट टाइम मेंशन करूंगी कि कल आया परसों आया, तभी वो क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट हो जाएगा. क्लियर. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तो आपको पता है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कब हम यूज करते हैं, जब पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट हुआ है और अभी तक कंटिन्यू कर रहा है. द गर्ल हैज बीन वेटिंग फॉर हर फादर सिंस द मॉर्निंग. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के रिलेटेड स्पॉटिंग एरर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक आ चुका है और आगे भी आए. ठीक है, सो यू शुड नो कि आपको कौन सा टेंस यूज करना है. जो भी एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ अभी तक चल रहा है, अपने फादर के लिए लड़की मॉर्निंग से वेट करना स्टार्ट की है, अभी तक वेट कर रही है, यानी अभी तक एक्शन खत्म नहीं हुआ है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज यूज्ड, हैज बीन वेट. ओके, नेक्स्ट फ्यूचर के बारे में आपको पता है. सिंपल फ्यूचर जो फ्यूचर में होने जा रहा है, आई शैल गो टू स्कूल व्हेन माय पेरेंट्स कम बैक फ्रॉम द ट्रिप. फ्यूचर कंटिन्यूअस यानी फ्यूचर में कुछ टाइम तक चलेगा, उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज करेंगे. आई शैल बी वोटिंग व्हेन आई एम 18, 18 के बाद से मैं वोट करती रहूंगी. ठीक है, कुछ देर तक चलेगा ये, मैं वोटिंग करूंगी. सो दैट इज इन फ्यूचर कंटिन्यूअस. फ्यूचर परफेक्ट इज इंडिकेट्स द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय अ सर्टेन फ्यूचर टाइम. फ्यूचर में जाके एक पॉइंट ऑफ टाइम में कोई काम खत्म हो जाएगा, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट यूज करते हैं. आई शैल हैव कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ. नेक्स्ट मंथ फ्यूचर में आने वाला है, नेक्स्ट मंथ तक जाते जाते मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा. फ्यूचर परफेक्ट हमने यूज किया. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस मैंने आपको समझाया था, कोई भी एक्शन जो बहुत टाइम तक चला और फ्यूचर में एक पॉइंट पे जाके तब भी चलेगा.
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मिस्टर रावत विल हैव बीन वर्किंग फॉर द कंपनी फॉर 30 years when he completes the age of 60। अभी तक उसका एज 60 नहीं हुआ है, जब आगे चल के उसका 60 एज होगा तब तक वो कंपनी के लिए काम करता रहेगा। ये नहीं कि 60 हो गया तो वो काम छोड़ दे, वो काम करते रहे। ठीक है, अच्छा चलो, यहां तक किसी को कोई डाउट है रिगार्डिंग द टेंसेस? बिकॉज यू गाइज आर नॉट आंसरिंग, यू आर नॉट इवन रिप्लाइंग इन द चैट, सो आई डोंट नो, ओनली सम पीपल आर रिप्लाइंग। सो लेट मी नो एनी डाउट स्टिल नाउ। टेंस के रिलेटेड कोई डाउट है किसी को? ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रेपोजिशंस के रूल्स थोड़ा देख लेते हैं। वी विल टॉक अबाउट प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? टू यूज करते हैं टू इंडिकेट द डायरेक्शन, टू इंडिकेट द डेस्टिनेशन, कहाँ जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट टू रिसीव माई मॉम। टू वर्ड्स यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए भी, जैसे रीना इज गोइंग टूवर्ड्स द बस स्टेशन, मूव करते हुए वो जा रहे हैं बस स्टेशन की तरफ। यूजुअली टूवर्ड्स जो है हम मूवमेंट दिखाते हैं, ठीक है, किस डायरेक्शन की ओर हम मूव कर रहे हैं वो समझाने के लिए टूवर्ड्स यूज करते हैं। अलोंग यूज करते हैं जब हम कोई पर्टिकुलर लाइन पकड़ के एक पर्टिकुलर दिशा में जाते हैं। जैसे ताहिर वॉज ड्राइविंग अलोंग अ नैरो रोड, रोड चल रहा है और उसके साथ साथ ताहिर भी ड्राइव कर रहा है, पैरेलली चल रहा है। तो पैरेलली अगर आप किसी कोस्ट लाइन के साथ, रिवर के साथ, नैरो रोड के साथ सेम दिशा में जाते हो तो आप अलोंग यूज करते हो। अगेंस्ट हम यूज करेंगे अगर हम किसी चीज के ऑपोजिट में जा रहे हैं, जैसे द बोट सैंक एज इट वाज ट्राइंग हार्ड टू सेल अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग करंट, स्ट्रॉन्ग करंट के अगेंस्ट गया वो। अगेंस्ट हम तभी भी यूज करेंगे व्हेन वी आर मेंट टू से दैट यू आर लीनिंग अगेंस्ट समथिंग, किसी चीज पे लीन करके आप खड़े हो या बैठे हो, या किसी चीज को रखा गया है। जैसे ब्रिंग दैट बॉय हु इज लीनिंग अगेंस्ट द ट्री, ट्री को सपोर्ट करके जो खड़ा है लीन करके, उसको लेकर आओ। ठीक है, तो हम अगेंस्ट उस केस में भी यूज करते हैं। इफ आई से पुट द बुक अगेंस्ट द वॉल, मतलब वॉल के सपोर्ट पे बुक्स को रखो। ओके, क्रॉस हम यूज करेंगे when we talk about a thing or a person moving from one side to the other, like Deepa and her friend were going across the field। ठीक है, फील्ड क्रॉस कर रहे थे। We also use across when something is stretched from one side to the another। कोई भी चीज जो मूव नहीं कर रहा है लेकिन जो एक साइड से दूसरे साइड तक स्प्रेडेड है, फैला हुआ है। जैसे Alok stood on the bridge built across the river Ganga। अब बिल्ट तो सॉरी ब्रिज तो मूव नहीं करेगा, लेकिन ब्रिज बिल्ट हुआ है कैसे? गंगा रिवर के एक साइड से लेके दूसरे साइड तक वो फैला हुआ है ना, ये कनेक्ट कर रहा है। अक्रॉस इज ऑल्सो यूज टू इंडिकेट ऑपोजिट साइड ऑफ समथिंग, किसी चीज के ऑपोजिट साइड को समझाने के लिए भी हम अक्रॉस यूज करते हैं। जैसे हरप्रीत सॉ मी अक्रॉस द हॉल, हॉल के दूसरे एंड तक, दूसरे ऑपोजिट साइड में मुझे उन्होंने देखा एंड वेव्ड एट मी। ओके, नेक्स्ट इज आप कोई चीज के लोअर पोजीशन से ऊपर जाने के पोजीशन को समझाता है, जैसे रघु क्लाइंब्ड अप द ट्री। डाउन उल्टा, ऊपर से नीचे आने का मूवमेंट समझाता है। चिल्ड्रन लव वॉकिंग डाउन द हिल। इनटू मूवमेंट समझाता है बाहर से अंदर, जब आप एंटर कर रहे हो। जैसे द स्विमर डाइव्ड इनटू द पूल, बाहर से अंदर कूदा। गार्गी रिसेंटली मूव्ड इनटू हर न्यू अपार्टमेंट, न्यू अपार्टमेंट में, नया फ्लैट में वो बाहर से अंदर एंटर किया, मूव किया। तो इनटू हम मूवमेंट समझाते हैं बाहर से अंदर की ओर। ठीक है, ऑन टू जब हम मूवमेंट समझाते हैं ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर। आई आस्क्ड माई सिस्टर टू मूव हर थिंग्स ऑन टू द सेकेंड शेल्फ, सेकेंड शेल्फ के सरफेस पे मूव करने के लिए मैंने उनको कहा। मूवमेंट हो रहा है बट सरफेस पे। ठीक है, ओवर हम समझाते हैं टू शो द मूवमेंट बोथ इन फॉरवर्ड एंड अपर डायरेक्शन, आगे बढ़ेगा और ऊपर की ओर बढ़ेगा। जैसे द स्प्रिंटर रैन ओवर मोर देन 10 हर्डल्स इन हिज लास्ट रेस, मतलब मान लो यहाँ पे हर्डल है, स्प्रिंटर कैसे मूव कर रहा है? वो इनके ऊपर से छलांग लगा के आगे की ओर मूव कर रहा है। तो मूवमेंट किस तरफ हो रहा है? फॉरवर्ड, आगे जा रहा है, और अपर, ऊपर की ओर छलांग लगा के। ठीक है, अब आते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम पे। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड।
एट हम यूज करते हैं प्रिसाइज टाइम बताने के लिए, जैसे एट 9 o'clock, एट सनराइज, एट सनसेट, एट डस्क, डॉन, नून, मिडनाइट एंड नाइट। इन हम यूज करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डे को समझाने से पहले, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। बिफोर मंथ्स लाइक इन मे, इन जून। बिफोर years like in 2024, in 2020। before centuries like the 18th century, in the 20th century, and long periods of time। okay, for example, in the middle ages, in the prehistoric age। ऑन हम यूज करते हैं डेज और डेट से पहले, जैसे आई विल कम ऑन मंडे, आई विल मीट यू ऑन 5th March। इसके बाद हम देखेंगे फॉर का इस्तेमाल पीरियड ऑफ टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फॉर सिंस कैसे यूज करेंगे। फॉर यूज करेंगे पीरियड ऑफ टाइम से पहले, जैसे शेखर हैज बीन वर्किंग फॉर दिस कंपनी फॉर ओवर अ ईयर नाउ। एक साल के पीरियड को समझाने के लिए आप फॉर यूज करेंगे, नॉट दिस फॉर। ओके, आई हैव इनकरेक्टली बोल्डेड दिस फॉर, इट विल बी दिस फॉर। एक साल के पीरियड को समझाने के लिए हम फॉर यूज करेंगे। और सिंस यूज करेंगे व्हेन वी ओनली इंडिकेट अ पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेसिफिकली अ स्टार्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, बीना हैज बीन लिविंग इन दिस लोकेलिटी सिंस 1989। 1989 से वो रह रही है, मतलब अभी भी रह रही है, स्टार्टिंग था 1989। कोई पॉइंट ऑफ टाइम को समझाने के लिए सिंस यूज करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम को समझाने के लिए फॉर यूज करेंगे। इतना आप याद रखिए, ठीक है। आफ्टर बिफोर तो पता ही है, पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कुछ हो रहा है तो आफ्टर, पहले हो रहा है तो बिफोर। मैरिज श्रेष्ठा आफ्टर दिवाली, आई विल कंप्लीट माई वर्क बिफोर दिस वीक। इसके बाद आते हैं बाई। बाई का इस्तेमाल होता है कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले, अगर आप कोई काम कर रहे हो। बाई नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट मंडे आने से पहले ही आई वुड हैव सबमिटेड माई थीसिस टू। ड्यूरिंग, ड्यूरेशन समझाने के लिए, जैसे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन जब चल रहा था, सेवरल मिलियन पीपल डाइड। फ्रॉम यूज करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट को समझाने के लिए, द मूवी शो इज फ्रॉम 7 PM टू 10 PM। ठीक है, अच्छा। इसके बाद हम यूज करेंगे, हम देखेंगे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन के बारे में। पहले देखेंगे एट का इस्तेमाल कहाँ होता है, कोई प्रिसाइज लोकेशन या पोजीशन को समझाने के लिए। जैसे श्रुति वॉज सिटिंग एट हर डेस्क, प्रिसाइसली वो अपने डेस्क पे ही बैठी है। ओके, श्रुति इज सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द रूम, रूम के एक कॉर्नर पे बैठी है। प्रिसाइज लोकेशन समझाने के लिए हम एट यूज करते हैं। एट हम अगर कोई कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं कि किसी कंपनी में काम कर रहा है, या कोई वर्क प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उससे पहले एट यूज करेंगे। जैसे देयर आर मोर देन 1 million पीपल करेंटली वर्किंग एट एप्पल। प्रिसाइसली कंपनी के बारे में, एप्पल में काम कर रहे हैं या कोई वर्क प्लेस। ओके, स्कूल, यूनिवर्सिटी, सिनेमा, थिएटर और होम से पहले हम एट यूज करते हैं। एट द सिनेमा, एट स्कूल, एट द यूनिवर्सिटी, एट द कैंप, एट द थिएटर, एट होम। ओके, ऑन कहा यूज करते हैं सरफेस समझाने के लिए, जैसे राम लेफ्ट हिज फोन ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर छोड़ दिया। ऑन हम यूज करेंगे वेरी इंपॉर्टेंटली अगर हम कोई भी प्लेस या पोजीशन के बारे में बोल रहे हैं, अलोंग अ रोड और रिवर, एंड बाय अ लेक और बाय द सी। फॉर एग्जाम्पल, सबसे कॉमन स्पॉटिंग एरर आता है दैट वी विल गो फॉर बोटिंग इन द रिवर। ये गलत है, इट विल बी ऑन द रिवर। रिवर हो, सी हो, लेक हो, अगर आप उसके ऊपर बोट कर रहे हो या आप ट्रेवल कर रहे हो, तो आपको ऑन यूज करना होगा। ठीक है, ऑन द रिवर, ऑन द सी, ऑन द लेक। लेकिन अगर आप मान लो स्विम कर रहे हो, तो आप क्या यूज करोगे? कैन यू टेल मी व्हाट विल आई यूज? आई विल गो स्विमिंग इन द रिवर और ऑन द रिवर। तब क्या यूज होगा? कॉमन सेंस यूज कीजिए। वेरी गुड विश्वजीत, इन द रिवर, क्योंकि मैं पानी में तैर रही हूँ ना, टच हो रहा है। बोटिंग में नहीं होता, बोटिंग में तो आप रिवर के ऊपर ही बोट करो, उसके अंदर तो नहीं जा रहे। बिल्कुल सही, वेरी गुड। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ऑन हम किसी बिल्डिंग के फ्लोर को समझाने के लिए भी यूज करते हैं, जैसे ऑन द सेकेंड फ्लोर, ऑन द 5th फ्लोर। कोई भी इंसान के बारे में हम बात करने के लिए यूज करते हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल कर रहा, जैसे शोभा वॉज ऑन द ट्रेन व्हेन द मिसहैप हैपेंड। ट्रेन में था वो, ऑन द ट्रेन। ओके, नॉट इन द ट्रेन और एट द ट्रेन, रिमेंबर, ऑन द ट्रेन, ऑन द बस, ओके, ऑन द फ्लाइट। अब हम आते हैं इनका यूजेज कहाँ करेंगे।
किसी लार्जर एरिया को समझाने के लिए। जैसे माई आंट लिव्स इन शिमला, ऑफ कोर्स लार्जर एरिया में क्या क्या आएगा, कॉन्टिनेंट आएगा, कंट्री आएगा, स्टेट आएगा, सिटी आएगा, टाउन आएगा, विलेज आएगा, है ना। सारे जगहों के नाम से पहले आप इन यूज कर सकते हैं। किसी कंपनी या वर्क प्लेस से पहले भी इन आएगा, प्रोवाइडेड यू आर टॉकिंग अबाउट इट्स फिजिकल लोकेशन। सिर्फ लोकेशन के बारे में, कहीं काम कोई कर रहा है वो दिखाने के लिए नहीं। जैसे अभी हमने देखा एप्पल में बहुत सारे लोग काम करते हैं, यानी आप उसको एज अ वर्क प्लेस दिखा रहे हो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एप्पल का ऑफिस मान लो बैंगलोर में है, सो आई विल नॉट से दैट दे आर लोकेटेड ऑन बैंगलोर, वी विल से इन बैंगलोर। लोला वर्क्स इन एन ऑफिस इन गुरुग्राम, ओके, इन द एप्पल ऑफिस। हम ये नहीं बोलेंगे एट द एप्पल ऑफिस, ओके। नेक्स्ट, अबव एंड बिलो हम यूज करते हैं लेवल्स के बारे में बात करने के लिए। अबव मतलब ऊपर वाला लेवल, बिलो मतलब उसके नीचे। आई एम बिलो 30, लेवल्स के बारे में बात हो रहा है। रेहन्स एक्सपेंडिचर्स आर अबव हिज इनकम, इनकम के ऊपर है। अंडर और ओवर यूज करते हैं वर्टिकल पोजीशन समझाने के लिए। जैसे आई केप्ट अ बॉक्स अंडर योर टेबल, देयर इज अ लैम्प ओवर योर हेड। बिटवीन यूज करते हैं बीच में कोई भी चीज या बीच में कोई भी इंसान को समझाने के लिए। आई डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स इक्वली बिटवीन माई सिस्टर एंड ब्रदर। आई सैट बिटवीन माई मदर एंड माई फादर, ओके। अच्छा, नेक्स्ट, अब हम थोड़ा एडजेक्टिव पे आएंगे, ठीक है। सम वर्ड्स दैट रेफर टू एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, प्लैनेट्स। आप बोलो प्लैनेट समझाने के लिए क्या यूज करोगे, क्या यूज करते हैं हम? वी लिव इन अर्थ बोलते हैं या ऑन अर्थ बोलते हैं, क्या यूज करेंगे? हाँ, वो प्लैनेट्स के लिए ऑन यूज करेंगे। ऑन अनदर प्लैनेट, वी डोंट से इन अनदर प्लैनेट, ऑन अनदर प्लैनेट। अच्छा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को समझाने के लिए जो वर्ड्स हम यूज करते हैं, क्या है वो वर्ड्स, क्या है वो एडजेक्टिव्स? मच, लिटिल, इनफ, सफिशिएंट, होल। They must be used with uncountable nouns only as they express quantity and not a number. ये हमने बोला है ना, uncountable noun के साथ ही I've already told you this that adjectives of quantity are used. There was much honesty in the words he spoke. Honesty is uncountable abstract noun. उससे पहले हम adjective of quantity use करेंगे, much, little, less, enough, sufficient. Okay? Important है ये। फ्यू, फ्यू, द फ्यू का रूल, ठीक है। अगर सिर्फ फ्यू आप यूज कर रहे हो सेंटेंस में एंड नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर फ्यू, इट मींस जीरो, नथिंग। सो इफ आई से आई रेड फ्यू बुक्स, इसका मतलब है मैंने कोई किताब नहीं पढ़ा, ठीक है। अब अगर अ फ्यू यूज करोगे, इसका मतलब है कुछ, सम एटलीस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई रेड अ फ्यू नॉवेल्स, मतलब मैंने कुछ नॉवेल्स पढ़ा है। अगर मैं द फ्यू यूज करती हूँ, इसका मतलब है कम पढ़ा है, और जितना भी है सब पढ़ा है। जैसे इफ आई से आई रेड द फ्यू नॉवेल्स आई हैड एट होम, मेरे घर में बहुत कम नॉवेल्स है, पर जितने भी नॉवेल्स है उस सारे नॉवेल्स में पढ़ चुकी हूँ। उसके लिए हम द फ्यू यूज करेंगे। इट मीन्स वॉट एवर देयर इज, जो भी है पूरा का पूरा, ठीक है। नेक्स्ट, सेम चीज लिटिल के साथ भी होता है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। अगर लिटिल आप यूज करोगे सिर्फ विदाउट एनी आर्टिकल्स, इट मीन्स नथिंग, जीरो। देर इज लिटिल वाटर इन द वास, मतलब वास में कोई भी पानी नहीं है, देर इज नो वाटर। अगर मैं अ लिटिल यूज करूं, मतलब सम एटलीस्ट, कुछ है। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, थोड़ा सा नॉलेज ही बहुत डेंजरस है, अ वेरी कॉमन सेइंग, वी ऑल नो दिस। अगर द लिटिल का यूज करूं, इसका मतलब क्या है? जितना भी है पूरा का पूरा, एंड दैट विल बी ऑल्सो वेरी स्मॉल अमाउंट। द लिटिल मनी आई हैड आई गेव इट टू द पुअर मैन, जितना भी पैसा मेरे पास था, मतलब कम पैसे थे, लेकिन पूरा का पूरा पैसा मैंने गरीब आदमी को दे दिया, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस? फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू इज यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन्स, little, a little, the little is used with uncountable nouns and abstract nouns. बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी ऑल द मीनिंग विल बी सेम। अच्छा, कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स दैट एंड्स विथ सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, एक्सटीरियर, मतलब सारे वर्ड्स देखो ओ आर से एंड हो रहा है।
ओके। अगर ये वर्ड्स आप कंपैरेटिव सेंस में यूज करना चाहते हो, वो मेरे से सुपीरियर है, मैं उससे इंफीरियर हूँ, मैं उसका सीनियर हूँ, वो मेरा जूनियर है, कंपैरेटिव मोड में आप यूज कर रहे हो इन वर्ड्स को, तो इनके बाद हम यूजुअली ये दैन यूज करते हैं कंपैरेटिव के साथ, है ना। पर इन वर्ड्स के साथ बाद हम दैन नहीं, टू यूज करेंगे। आई एम सुपीरियर टू यू, शी इज सीनियर टू मी, ओके। प्रायर टू, एंटीरियर टू, पोस्टीरियर टू, एक्सटीरियर, ओके। बस याद रखना ओआर से खत्म हो रहा है यानी इसके बाद टू यूज होगा, दैन, ओके। ये बहुत कॉमन स्पॉटिंग एरर रूल है, आता ही है। नेक्स्ट, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जैसे परफेक्ट, आइडियल, फुल, चीफ, यूनिक, कंप्लीट, इनफाइनाइट, एक्सट्रीम, एंटायर, यूनिवर्सल, एम्प्टी, इम्पॉसिबल, यूनानिमस, स्क्वायर एंड साउंड। ये साउंड आवाज वाला साउंड नहीं है, ये साउंड का मतलब है स्ट्रॉन्ग। जैसे हम कहते हैं ना, ही इज ऑफ साउंड माइंड, मतलब उसका माइंड बहुत स्ट्रांग है, ओके। स्क्वायर भी मतलब ये नहीं कि वो स्क्वायर वाला स्क्वायर है, दिस स्क्वायर का मतलब है फेयर, ऑनेस्ट, ओके। दीज आर ऑल एडजेक्टिव्स। अगर आप इन एडजेक्टिव्स को कंपैरिजन में यूज करना चाहते हो, मतलब कंपैरेटिव डिग्री में या सुपरलेटिव डिग्री में, तो क्या करोगे, इससे पहले हम यूजुअली मोर या मोस्ट यूज करते, राइट। रॉन्ग। इन वर्ड्स के साथ हम कभी भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं कर सकते, यानी इन वर्ड्स से पहले मोर या मोस्ट यूज करके इसको कंपैरिजन के हिसाब से हम यूज नहीं करेंगे, बिकॉज दीज वर्ड्स आर यूनिक इन देमसेल्व्स। अगर मैं ये बोलती हूँ दैट आई एम मोर परफेक्ट देन यू, ये गलत है, क्योंकि परफेक्ट इटसेल्फ मतलब आई एम कंप्लीट, राइट। परफेक्ट कौन होता है, जिनके साथ कोई कंपैरिजन होता ही नहीं है, वो कंप्लीट है, देर इज नो फ्लॉ, नो मिस्टेक। इसीलिए आप परफेक्ट, आप बस इतना बोलो, आई एम परफेक्ट, शी इज परफेक्ट। यू कैन नॉट से शी इज द मोस्ट परफेक्ट बॉय इन द क्लास, और आई एम मोर परफेक्ट देन यू कैन नॉट से, ओके। सिमिलरली फॉर अदर वर्ड्स ऑल्सो, इनको आप मेमोराइज कर लेना, ठीक है। अच्छा, एल्स के बाद व्हाट आता है, दीज आर ऑल पेयर्स, दिस यू शुड नो। रादर, अदर, अदरवाइज के बाद देन आता है, ओके। आई रादर बेग देन आस्क मनी फ्रॉम यू, रादर के साथ देन आ गया, अदर के साथ देन आ गया, अदरवाइज के साथ देन आ गया, ठीक है। इस सारे एग्जांपल्स में कोर्स में जो लेक्चर्स है उसमें प्रोवाइड कर चुकी हूँ, आप बस एक बार देख लेना, रूल आपको समझ आ जाएगा, एग्जांपल्स भी देख लेना, ठीक है। कुछ एडवर्ब्स होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन, seldom, never, nowhere, nothing, hardly, scarcely, neither, barely, rarely। अगर ये आप सेंटेंस में यूज कर रहे हो, दे आर नेगेटिव इन इटसेल्फ, देयरफॉर इनके साथ आप नो, नॉट या नेवर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यू विल नॉट से आई सेल्डम डू नॉट गो टू मूवीज, ये आप नहीं बोल सकते। यू विल से आई सेल्डम गो टू मूवीज, क्योंकि सेल्डम इटसेल्फ इज नेगेटिव, ओके। आई अगर नथिंग आ गया, ओके, मान लो नथिंग का क्या एग्जाम्पल होगा, आई डोंट हैव नथिंग टू गिव यू, रॉन्ग। आई डोंट हैव एनीथिंग टू गिव यू, या आई हैव नथिंग टू गिव यू, क्लियर। अच्छा, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं या और वर्ड्स होते हैं जिनके साथ भी आप नो, नॉट, नेवर नहीं यूज कर सकते, फॉर सिमिलर रीजन, दे आर ऑल नेगेटिव। व्हाट आर द वर्ड्स, डिनाई, फॉरबिड, ओथ, अनलेस, until, lest, hardly, scarcely, rarely, seldom and to। इनके साथ भी आप नो, नॉट, नेवर यूज नहीं कर सकते, ओके। आई फॉरबिड हिम नॉट टू गो टू द सन, रॉन्ग। आई फॉरबिड हिम टू गो टू द सन, क्लियर। बोथ के साथ भी नहीं बोल सकते आप, यू कैन नॉट से बोथ राम एंड श्याम विल नॉट कम टू क्लास टुमारो, नो, you have to say neither Ram nor Sham will come to class tomorrow, ठीक है। बोथ के साथ भी आप नो, नॉट, नेवर यूज नहीं कर सकते, अनलेस के साथ भी नहीं कर सकते, अनलेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनलेस, until, lest, hardly, scarcely, rarely, seldom, ये वर्ड्स भी आते हैं, और इनके साथ क्या होता है, स्पॉटिंग एरर में नो, नॉट, नेवर यूज कर देते हैं। तो आपको इन सारे वर्ड्स को देखते ही अलर्ट हो जाना चाहिए, ट्राई टू फाइंड आउट इसके साथ नो, नॉट यूज हो रहा है या नहीं, अगर हो रहा है तो गलत, नहीं हो रहा है तो फिर द सेंटेंस इज राइट, ओके। अच्छा, अब हम आर्टिकल्स के रूल पे आएंगे, आर्टिकल रूल्स एवरीवन नोस बट स्टिल,
द कहाँ कहाँ यूज होगा और कहाँ कहाँ नहीं होगा। द हम यूज करेंगे ओशन के नाम, गल्फ के नाम, सीज के नाम और रिवर्स के नाम से पहले, लाइक द पैसिफिक, द अटलांटिक, द कोरल सी, द अरेबियन सी, द गंगा रिवर, द नाइल रिवर एंड सो ऑन। कंट्रीज के नाम से पहले जिसका नाम के स्टार्टिंग में यूनाइटेड स्टेट्स या होगा, या तो आइलैंड्स के साथ मिलके वो देश बना होगा, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और द फिलीपींस। फिलीपींस इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, राइट, द फिलीपींस। अच्छा, द नेम ऑफ ग्रेट लेक्स इससे पहले यूज होता है, मतलब जिस नाम पे ग्रेट लेक है, जैसे द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, द अफ्रीकन ग्रेट लेक्स, राइट। माउंटेन रेंजेस के नाम से पहले द हिमालयस, द एल्प्स, द एंडीज। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के नाम से पहले द वेस्ट इंडीज, द अंडमान्स। द कहाँ यूज नहीं होता है, कॉन्टिनेंट्स के नाम से पहले, सो यू कैन नॉट से द एशिया, द यूरोप। ओके, कंट्रीज के नाम से पहले द यूज नहीं होता, यू कैन नॉट से द इंडिया, द इंग्लैंड, राइट। स्टेट, सिटीज और टाउन्स के नाम से पहले भी द यूज नहीं होता। स्ट्रीट्स के नाम से पहले द यूज नहीं होता। सिंगुलर लेक्स यानी एक सिंगल लेक, एक सिंगल बे के नाम से पहले नहीं होता, जैसे यू कैन नॉट से द डाल लेक, द चिलिका लेक, द पैंगोंग लेक। नो, यू हैव टू यूज देम इंडिविजुअली विदाउट यूजिंग द। नेम ऑफ सिंगल माउंटेन, माउंटेन रेंजेस के साथ हो सकता है द हिमालयस, बट यू कैन नॉट से द माउंट एवरेस्ट, इट विल बी माउंट एवरेस्ट। ओके, माउंट सॉलिटरी, माउंट कैलाश, माउंट फूजी। सिंगल आइलैंड्स के नेम से पहले द यूज नहीं होगा, बट ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ हो सकता है, सो यू कैन नॉट से बर्ड आइलैंड, रॉस आइलैंड, सॉरी द बर्ड आइलैंड, द रॉस आइलैंड, इट विल बी बर्ड आइलैंड, रॉस आइलैंड। ओके, अच्छा, लैंग्वेजेस के नाम से पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पॉटिंग एरर में आएगा ये। मान लो इंग्लिश इज यूज्ड एज अ लैंग्वेज, द इंग्लिश बोल देगा, द इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज टू लर्न, और द इंग्लिश इज अ is a global language. English is used as a language here. You cannot say the English. So it will be Spanish, Russian, English if they're used as language. But अगर आप इससे पहले the use कर लिए, the Spanish, the Russian, the English, तब ये language को नहीं, nationality को समझाएंगे। अगर मैं कहूंगी the English, then it will not mean the language. It will mean the people of England, the English people. If I say the Russian, it will not mean Russian language. It will mean the people of Russia. ठीक है, तो किसी भी नेशनैलिटी को समझाने के लिए हम द यूज कर सकते हैं उससे पहले, पर लैंग्वेज की बारी आ गई तो द हम यूज नहीं करेंगे। स्पोर्ट्स के नाम से पहले हम द यूज नहीं करेंगे, सो वी विल नॉट से द क्रिकेट, द फुटबॉल। कोई भी सब्जेक्ट या डिसिप्लिन के नाम से पहले हम द यूज नहीं करेंगे, सो वी विल नॉट से द हिस्ट्री, द मैथमेटिक्स, द कंप्यूटर साइंस। ओके, अच्छा, यहां तक किसी को कोई डाउट है? I know the time I'm taking a bit of more time. Just 5 minutes and we'll be done because there are so many to cover, right? इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है. Yes, no doubts. Okay, great. Moving on to the next rule. Lest के साथ हमेशा should use होता है. Lest के साथ हमेशा should use होता है, और lest के साथ आप कभी भी कोई भी नेगेटिव वर्ड्स जैसे नो, नॉट, नेवर यूज नहीं कर सकते, बिकॉज लेस्ट को हम नेगेटिव पर्पस के लिए ही यूज करते हैं, मतलब लेस्ट इज इटसेल्फ नेगेटिव। ओके, और लेस्ट का मतलब क्या है कि डर के मारे ताकि कुछ और ना हो जाए। ही लाइड लेस्ट ही शुड बी मॉक, वो क्यों झूठ बोला? इस डर से कि कोई उस पे ना हंसे। सो इसीलिए लेस्ट इज नेगेटिव हियर। और देखिए लेस्ट के साथ शुड यूज हुआ है, यू कैन नॉट से ही लाइड लेस्ट ही शुड नॉट बी मॉक, गलत। अगर आप बोलते हो ही लाइड लेस्ट ही विल बी मॉक्ड, गलत, क्योंकि लेस्ट के साथ शुड यूज होगा, विल नहीं, या कुछ और वर्ड्स थे। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। स्पॉटिंग एरर में लेस्ट के रिलेटेड कभी भी कोई सेंटेंस आया तो इस रूल को पहले चेक कर लेना, ज्यादातर इसी रूल के आसपास ही गलती होती है। नो सूनर के बाद वर्ब आएगा पहले और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। ये वर्ब कौन सा वर्ब होगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did. ठीक है, you remember the auxiliaries, be verbs,
have verbs and do verbs, तो ये हेल्पिंग वर्ब आएगा नो सूनर के बाद, उसके बाद सब्जेक्ट है, और नो सूनर हमेशा देन के साथ यूज होगा। जैसे नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन, देखो हेल्पिंग वर्ब हैड है ना, और V3 यहाँ पे रीच्ड है, तो देखो पहले हैड आया, हेल्पिंग वर्ब आया, उसके बाद सब्जेक्ट आया हाई आई, नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, नो सूनर डिड द बेल रिंग, डिड है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है द बेल, उसके बाद V1 आ रहा है रिंग, क्योंकि कभी भी डिड यूज होता है, डिड के साथ गाइस प्लीज रिमेंबर हमेशा V1 यूज होता है, ठीक है, डिड के साथ हमेशा V1 यूज होता है। यू कैन नॉट यूज V3 विद डिड, यू कैन नॉट सी डिड रंग द बेल, सॉरी डिड रंग, डिड द बेल रंग, यू कैन नॉट से, ओके, सो डिड हमेशा V1 के साथ यूज होता है, दैट यू शुड नो। उसके बाद देन आ रहा है, देन ऑल द स्टूडेंट्स रश्ड इन, तो अगर कभी भी आपको नो सूनर वाला सेंटेंस दिखे तो आपको ये रूल टेस्ट करना है कि देन का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, और उसके बाद V1 या V3 आ रहा है या नहीं, ओके। नेक्स्ट, स्केर्सली के साथ भी सेम रूल फॉलो होगा, स्केर्सली के बाद भी हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और जैसे नो सूनर के साथ देन आ रहा था, स्केर्सली के साथ व्हेन आएगा। स्केर्सली हैड शी अराइव, देखो हेल्पिंग वर्ब आया हैड, उसके बाद सब्जेक्ट आया शी, व्हेन शी हैड टू लीव अगेन, व्हेन आया, ओके। Conjunctions such as either or, neither nor, not only but also, both and, whether or, हमेशा दो वर्ड या फ्रेजेस को जुड़ेगा जो सेम पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, रेयरली आता है स्पॉटिंग एरर में, लेकिन आ सकता है, तो समझ लो, जब भी ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, वेदर और, जो दो सब्जेक्ट्स को जुड़ेगा या दो वर्ड्स को जुड़ेगा या दो वर्ब्स को जुड़ेगा, जिसको भी जुड़ रहा है वो सेम पार्ट ऑफ स्पीच में होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि एक वर्ब प्लस आईएनजी है और दूसरा V3 फॉर्म आ गया, ऐसा नहीं बोल सकते, ओके। एक नाउन है, दूसरा कुछ और आ गया, इन्फिनिटिव आ गया, 2 + V1 आ गया, दिस विल नॉट हैपन। फॉर एग्जाम्पल, शी विल ईदर आस्क मी और you cannot say she will ask either, um, मान लो, अच्छा यहाँ पे यू नहीं, मैं यहाँ पे हिम करती हूँ, ठीक है, तो आपको समझ आएगा। दोनों ही ऑब्जेक्टिव केस में है प्रोनाउन, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, बोथ द प्रोनाउंस आर ऑब्जेक्टिव इन ऑब्जेक्टिव केस। तो मान लो मैं ऐसे बोल रही हूँ, शी विल आस्क ईदर मी और ही, तो गलत है, क्यों? क्योंकि ईदर और जुड़ तो रहा है दो प्रोनाउन को, लेकिन एक है ऑब्जेक्टिव केस में, एक है सब्जेक्टिव केस में, ही सब्जेक्टिव केस में है ना, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो ये गलत हो जाएगा। इट शुड बी बोथ ऑफ देम शुड बी इन द सेम पार्ट ऑफ स्पीच, ईदर मी और हिम, ओके। ही नीदर रीड्स नॉर राइट्स इंग्लिश, देखो नीदर नॉर दो वर्ड को जुड़ रहा है, रीड्स एंड राइट्स, both are in simple present tense. You cannot say he neither reads nor writing in English, गलत हो जाएगा, क्योंकि एक रीड्स है, दूसरा क्या हो गया, वर्ब प्लस आईएनजी हो गया। तो आपको ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जब भी ये कंजंक्शन पेयर्स कोई भी वर्ड या फ्रेज को जुड़ेगा तो दोनों ही सेम पार्ट ऑफ स्पीच में होना चाहिए, ठीक है, दोनों अलग नहीं होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट, ये लास्ट रूल्स है, लास्ट सेट ऑफ रूल्स। बोथ के बाद हमेशा एंड आएगा, एज वेल एज नहीं, यू कैन नॉट से बोथ राम एज वेल एज हिज सिस्टर विल कम टू द पार्टी, रॉन्ग, इट शुड बी बोथ राम एंड हिज सिस्टर विल कम टू द पार्टी। ऑल्दो के साथ येट आएगा, लेकिन अगर येट नहीं यूज हो रहा है तो कॉमा भी आप यूज कर सकते हैं, ओके। नथिंग एल्स के बाद बट आएगा, दैन नहीं, ओके। इन नॉट ओनली बट ऑल्सो सेंटेंस, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा समझ लो, नॉट ओनली बट ऑल्सो जब आप कोई भी सेंटेंस में यूज करोगे, और नाउन या प्रोनाउन जिसको भी आप नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ ज्वाइन करोगे, अगर ये नाउन या प्रोनाउन दो डिफरेंट नंबर्स में है, मतलब एक सिंगुलर नंबर में है और एक प्लूरल नंबर में है, तो जो वर्ब आप यूज करोगे
इट शुड मैच विथ इट्स नियरेस्ट सब्जेक्ट. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, नॉट ओनली द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, बट ऑल्सो द टीचर, टीचर क्या है, सिंगुलर है, तो डिफरेंट नंबर के हैं सब्जेक्ट. इसके बाद कौन सा वर्ब यूज होगा, वो वर्ब जो इस सब्जेक्ट के अनुसार फॉलो करेगा, क्योंकि सबसे नियरेस्ट यही होगा. तो यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा. वॉज हैप्पी टू ज्वाइन द समर कैंप. अगर उल्टा होता तो, अगर मैं ये बोलती नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स, तो फिर वर्ब होता प्लूरल, वर हैप्पी टू ज्वाइन द समर कैंप, ऐसा हो. ठीक है, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स रिलेटेड टू स्पॉटिंग एरर्स. बाकी पूरा रूल आपको, सारे रूल्स पढ़ना पड़ेगा, आपके कोर्स के अंदर प्रोवाइडेड है. ये इंपॉर्टेंट रूल्स है, इसका स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा लाइव क्लास के कोर्स में, वहां से आप डाउनलोड कर लेना और इंपॉर्टेंट रूल्स को मार्क कर लेना. इन पे एक्स्ट्रा फोकस करना है. आई रिपीट, मैंने आज क्लास में जो रूल्स आपको पढ़ाया, दीज आर नॉट इनफ. यू हैव टू गो थ्रू द रूल्स ऑलरेडी गिवन इनसाइड द कोर्स. तो ये पढ़ के अगर आप सोच रहे हो कि ये पढ़ के चले जाएंगे, हो जाएगा, दिस विल नॉट बी राइट. अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा गाइस, वो कल होगा, स्पॉटिंग एरर का क्लास 2, जहां पे हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे. वी विल प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम टुमारोज क्लास. क्लियर? सो प्लीज मेक श्योर यू आर रिवाइजिंग द रूल्स एंड कमिंग टू द क्लास फ्रॉम टुमारो. एनी क्वेश्चन टिल नाउ यू कैन आस्क. एक बार फिर से दोबारा आप लोग ये रूल्स को पढ़ लो, देख लो, ठीक है. अगर चाहो तो वीडियो को दोबारा चला के देख सकते हो, बिकॉज मैंने बहुत सारे रूल्स इतने कम टाइम में डिस्कस करने की कोशिश किया, फिर भी टाइम बहुत ज्यादा लग गया, बट आई हैड टू डिस्कस इट बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट रूल्स. इसके बेसिस पे ही ज्यादातर क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपके अपकमिंग एग्जाम में, और ये ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं इस रूल के रिलेटेड. ठीक है, तो आई डोंट वांट यू टू कमिट मिस्टेक्स. बाद में बोलेंगे विशाल, अभी एंटोनिम सिनोनिम हम नहीं कवर कर रहे, तो अभी हम नहीं बोलेंगे. वी विल फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन वन टॉपिक, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट. ओके, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स? ग्रेट. सो सी यू ऑल टुमारो गाइस. थोड़ा सा लेट हो गया आज, सो मेक श्योर यू आर रिवाइजिंग द रूल्स एंड कमिंग टू द क्लास. ओके.